सऊदी अरेबिया ने अपनी इमदाद पाकिस्तान के लिए रोकी और उसको मशरूत कर दिया IMF से। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट अभी तो नहीं आ रही। क्या इस महीने के एंड में IMF हमें पैकेज दे रहा है कि नहीं दे रहा? IMF जो है सागदार साहब के साथ आगे नहीं चलना चाह रहा। सर्टनली इमरान खान वो जुबान बोलना चाह रहे हैं कि जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उसको पसंद आ सके। साइलेंट सा मैसेज सारों को दिया गया है कि पीपल्स पार्टी को नहीं, PMLN को आड़े हाथों लेना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज मेरे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है और आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक तो ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपनी इमदाद पाकिस्तान के लिए रोकी और उसको मशरूत कर दिया IMF से। अब IMF की तरफ से खुशाइन बात ये हुई थी कि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का प्राइम मिनिस्टर को खुद फ़ोन आया था और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कुछ चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग उनको दी है कि मैं करने को तैयार हूँ। अब लग ये रहा है कि IMF से डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, सागदार साहब नहीं कर रहे। और गालिबन उसकी एक वजह यह है कि जो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं यहाँ पे पॉलिटिकल यके बाद दीगर, तो IMF जो है वो चंद एक लोगों से डील ही नहीं करना चाहता। जो पिछले जैसे शौकत तरीन साहब के ज़माने में बहुत शदीद प्रॉब्लम हो गई थी कि IMF ने अपना दरवाजे ही बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा इस आदमी से हमने बात ही नहीं करनी है। उस वक्त लगता ही है कि अब IMF के अंदर से सागदार के खिलाफ जो है वो काफ़ी एक सब्सटेंशियल किस्म की रिजेंटमेंट आ रही है या उसका रिएक्शन आ रहा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब को खुली छूट दी हुई है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो खुलकर बोल रहे हैं और काफ़ी लोग अब कन्विंस्ड हैं कि वो मियाँ शहबाज शरीफ की आशीर्वाद के बाद ऐसा बोल रही हैं। वो सिर्फ एक अपना आइसोलेटेड ओपिनियन नहीं दे रहे। मेहता साहब कहते हैं कि जी मुझे हटा दिया गया। एक्चुअली उनको हटाया तो सही था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो नॉन इलेक्टेड मेंबर थे और नॉन इलेक्टेड मेंबर 6 महीने से ज्यादा वजीर रह नहीं सकता। ये उनको भी पता था, पहले दिन से पता था। अब उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह उनको ऐसे PM बना के उनको पोर्टफोलियो जो है वजारत खजाना का दे दिया गया, और वो जरा को प्रॉब्लमेटिक बात थी। और बाय दैट टाइम डार साहब आ रहे थे। डार साहब ने आने से पहले एयरपोर्ट के ऊपर कह दिया कि जनाब डॉलर जो है 200 का हो जाएगा, और वो काफी लोगों ने उसका अपना चैलेंज बना लिया। फिर यहाँ पे ये भी बातें हुई कि जनाब पाकिस्तान से डॉलर जो है अरबों डॉलर पीछे निकल कर वो अफगानिस्तान चला। ये बात शायद सही हो, लेकिन जो मुझे पता चला है कि ये हकीकत से दूर है, हकीकत के मुनाफी है। उसकी वजह है कि अफगानिस्तान में हर किस्म का बैंकिंग चैनल बंद है। अफगानिस्तान में किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे 3 मिलियन अफगान पाकिस्तान में, आपको पता है, रेफ्यूजी, और रेफ्यूजी तो कहने को है, नाम नेहाद है, वो तो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए। और ये उनकी रेमिटेंसेस हैं, जो अफगान की अपनी रेमिटेंसेस आ रही हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ से डॉलर्स निकलवा रहे हैं और उसको अफगानिस्तान लेकर जा रही है। तो ये कह देना कि पाकिस्तान में तो रेमिटेंस बढ़ गई थी हमारी और अब कम हो गई, एक्चुअली बढ़ी नहीं थी, वो अफगान की रेमिटेंस उसमें बहुत ज्यादा शामिल थी। पर हम अपने लोगों को मिसलीड तो करते हैं, हमें आदत है इस तरह की बातें करने की। लेकिन अब गालिबन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, और वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं और उनको इन कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं जिनीवा में ही शहबाज शरीफ जो हैं वो बाकी लोगों को भी मिलेंगे, वर्ल्ड लीडर्स को भी मिलेंगे। और ये जो सलाब वगैरह ना, इसका मैं आपको बताऊं कि ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा। ये अब जिस तरह से हमने प्ले अप किया है सलाब को, हमारे मीडिया पे जितनी खबरें आई हैं, दुनिया ये समझती सलाब आया था, लेकिन अब हमें उसकी जरूरत नहीं है या हमें उसकी परवाह नहीं है। तो मे बी इसके पास $100 मिलियन या $200 मिलियन आ जाएगा, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, उससे ज्यादा वो नहीं आएगा। असल बात यह है कि क्या इस महीने के एंड में IMF हमें पैकेज दे रहा है कि नहीं दे रहा, और हमें उसके बाद सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना जो है वो मजीद रेस्पाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा। IMF जो है उसने कुछ बातें की हैं, IMF की MD ने कुछ बातें की हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अब जाकर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन कॉन्फिडेंस लेंगे और उनको बताएंगे कि IMF जो है सागदार साहब के साथ आगे नहीं चलना चाह रहा, और हमें अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करना है तो हमें सागदार साहब को हटाना पड़ेगा। अब ये बड़ी अफवाह है यहाँ पे,
मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि इसाक डार साहब जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उन्होंने मिनिस्ट्रियल ऑनक्लेव में घर नहीं लिया, कोई पार्लियामेंट लॉजेस में उन्होंने लॉज नहीं ली। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते हैं और 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। यानी दिन में कई दफा मीटिंग्स भी होती है उनकी, और फिर रात को भी साथ है। और अब वो जितना मर्जी काम करें, वो रहते तो वहीं पे हैं, सोने तो वहीं जाते हैं, रात का खाना तो वहीं खाते हैं, सुबह का नाश्ता तो वहीं करते हैं। तो जब इन दोनों की इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है और इतनी कुर्बत है, तो फिर ये क्या रही उम्र है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब को इन कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं कि जनाब हमें ये फैसला करना है और हमें ये स्टेप उठाना है। तो काफी सीरियस और गंभीर किस्म के मसाइल हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्रंट पे। लेकिन एक बात जो तयशुदा है वो ये कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट अभी तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो मुझे उसका नहीं पता, फिर मेरी तमाम जो एनालिसिस और तज्जिया वो गलत है। लेकिन जहां तक मेरी अकल कहती है कि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट आ नहीं सकती। गो पीडीएम के अंदर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट हो और वो 1 साल के लिए कम से कम हो, क्योंकि इनको ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा। जितना अभी ये महंगाई के सर पे इन्होंने बदनामी ले ली है, तो वो उसको कूल ऑफ करने के लिए इनको 6 महीने से 1 साल चाहिए। और अगर अब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग होनी है IMF की चीफ से, ये अनशेड्यूल्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन होने की उम्मीद है। यानी बहुत ज्यादा चांस है कि इनकी मीटिंग जिनीवा में हो रही है। और फिर जब ये मान लेते हैं तो फौरी तौर पर 2 चीजें जो करनी पड़ेंगी, 3 चीजें जो करनी पड़ेंगी। बिजली, गैस और पेट्रोल पे पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत शदीद इजाफा करना पड़ेगा। और जैसे ही वो इजाफा करते हैं तो इनकी मकबूलियत जो है वो आप समझ लें कि अगर को थोड़ी बहुत रह गई है तो वो भी धड़ाम करके गिरती है। और इमरान खान दोबारा महंगाई के घोड़े पे सवार होके अवाम के आगे आके दंदनाते फिरेंगे कि देखो जी, ये तो मैं 7 महीने से कह रहा था कि इस हुकूमत ने फेल होना है, ये लूटने आई हैं, ये करने आई हैं, अपने 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 केसेस खत्म करवाने आई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इमरान खान के अपने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में सीरियस डिविजन हो रही है। और ये एक इस्लामाबाद की बाजी है कि मार्च के आखिर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें तोड़ फोड़ हो सकती है। और वो तोड़ फोड़ की बुनियादी वजह यह है कि जो इमरान खान के ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं उनमें वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। खुद एक पर्टिकुलर केस में इमरान खान सुपीरियर कोर्ट तक चले गए अपील में। तो इसका मतलब है कि अब इमरान खान भी ये समझ रहे हैं कि उनको जो है ना अब मुश्किलात का सामना है। तो अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेयारो मददगार या यतीम बच्चों की तरह इधर उधर भागेगी। अब उसमें 30, 40, 50 लोगों का जो एक बहुत बड़ा एक हुजम है, वो चाहेगा कि उसको सेंट्रल पंजाब में कोई ना कोई अपनी गोद में उठा ले। नए सिरे से पार्टी तो अभी ये बना नहीं सकते। खुद चौधरी सरवर ने भी इंकार कर दिया कि वो नए सिरे से पार्टी नहीं बना रहे। अलीम खान ने कह दिया कि वो अपने कारोबार में इंटरेस्टेड है या अपने रिफाई कामों में इंटरेस्टेड है, वो सियासत में इंटरेस्टेड नहीं। जहांगीर तरीन उस वक्त इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि जब उनके ऊपर ये ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये खत्म हो जाए, तो उसके बाद वो इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये जो 40-50 लोग जो PTI के नाराज लोग हैं, इनको कौन अपनी झोली में रखेगा? नून लीग हर एक को लेना नहीं चाहती। खुद राना सनाउल्लाह ने आके कह दिया कि जी हमारी सबसे बड़ी गलती जो थी वो लोटों को टिकट देना था और लोगों ने उनको मुस्तरद कर। तो अब ये उन्होंने कह दिया, तो अब एक ही ऑप्शन इनके पास रहता है कि या तो पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ले ले, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी कई लोग हैं जो जा नहीं सकते, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें फिरदौस आशिक अवान है और 1-2 और लोग हैं इस तरह के जिनको पीपल्स पार्टी के दरवाजे उनके लिए बंद है। और जो है वो उनके पास ऑप्शन बचता है काफ लीग का। इसीलिए मोहन सलाई जो है वो एक बड़ा सीरियस स्टैंड ले रहे हैं काफ लीग PTI के हक में, कि वो जो PTI के डिसिडेंट लोग हैं अगर वो काफ लीग में आ जाते हैं तो काफ लीग को यकीनी तौर पे अगली बारी पंजाब में वो समझ रहे हैं 30 से 35 सीटें अपने ओन पे ये ले सकते हैं, ये 40 सीटें, और ये लेजिटिमेट किंग मेकर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान में काफी लोग धड़ाधड़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूँ
कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान को स्वीप करेगी अगले इलेक्शन में। तो अब उसमें हमें वो नजर आ रहा है कि उनकी जो वर्किंग है, साउथ पंजाब में भी वो काफी डेंट डालेंगे और मखदूम अहमद महमूद जो है इस सिलसिले में काफी वो यानी एक्टिव हुए हैं साउथ में। और मखदूम अहमद महमूद की बड़ी रिस्पेक्ट है साउथ में, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उनकी फैमिली की बड़ी रिस्पेक्ट है, उनके वालिद की बड़ी रिस्पेक्ट थी, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे भावलपुर के। तो खैर अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी जब सारों को नहीं लेगी, नून लीग ले नहीं सकती सारों को, तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये ऑब्वियसली काफ लीग की तरफ आएंगे। तो काफ लीग समझ रही है कि उसका जो गैम्बल है वो गैम्बल ये है कि उन्होंने इस पूरे केस में अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उनकी पार्टी अगले इलेक्शंस के लिए एक भरपूर किस्म की पार्टी बन के आएगी। पीटीआई को ये एहसास हो गया है कि पीटीआई विल बी कट टू साइज, और पीटीआई को ये पता है, खासतौर इमरान खान को, कि जिस हल्के में वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां पे उनकी पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको मुश्किल हो जाएगी कि शाह महमूद कुरैशी अगर अपनी बेटी आबाई हल्के में मुल्तान के अंदर जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, अगर वो हार जाती हैं और वो भी ज़िमनी इलेक्शन जबकि सारे इलेक्शंस पीटीआई जीत रही हो, तो फिर ये उनके लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। तो ऐसी सूरत में उनको पता है कि उनको अलायंस करके हुकूमत में आना है। तो अब मैं आज आपको बता रहा हूं, और शायद आपको ये बात बिल्कुल नाकाबिले यकीन लगे, आपको ये बात, क्योंकि मेरा जोम यह है कि मैं इमरान खान को समझता हूं, मैंने उनके साथ इतना वक्त गुजारा है कि मैं थोड़ा बहुत उनको जानता हूं। आप ये देखेंगे कि पिछले काफी अरसे से इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला करना बंद कर दिया। बिलावल भुट्टो जो हैं वो इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने उनका जवाब देना छोड़ दिया और वो उनकी नकल भी नहीं उतार रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। और ये गालिबन उनकी पार्टी में एक साइलेंट सा मैसेज सारों को दिया गया है कि पीपल्स पार्टी को नहीं, पीएमएलएन को आड़े हाथों लेना है, जेयूआईएफ को लेना है और पीएमएलएन को लेना है। और आप पिछले कुछ अरसे के बयानात उठाकर देख लें तो पीटीआई के लीडर्स जो हैं वो बिलावल भुट्टो को नहीं कर रहे, क्योंकि जब इन्होंने अलायंस करना होगा हुकूमत में आने के लिए तो फिर ये कहेंगे कि चेयरमैन जो है ना जी वो तो बिलावल भुट्टो है, बिलावल भुट्टो के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, तो उससे हाथ मिला सकते हैं, आसिफ जरदारी साहब से हम नहीं मिलाएंगे। तो वन ऑफ द सेम थिंग, आपने कान इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, कान जैसे मर्जी पकड़ना है। लेकिन आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के स्टांस में जो चेंजेस आई हैं एकदम से, कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें बताया गया कि कितने गंभीर हालात हैं, तो उसके फौरन बाद इमरान खान ने ये कह दिया, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं 7 महीने से कह रहा था, फिर उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा अब जो मसाइल हो रहे हैं इसमें अवाम को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी सडनली इमरान खान जो है वो जुबान बोलना चाह रहे हैं कि जो नई एस्टैब्लिशमेंट या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको पसंद आ सके, और वो कहें कि इमरान खान इज रीजनेबल, इमरान खान से बात करो, इमरान खान से डायलॉग करो, किसी तरह मिलकर इसको ऑन बोर्ड लेकर आओ ताकि ये जो जिन है महंगाई का इसके ऊपर काबू पाया जा सके। और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगे और तमाम पार्टीज जो हैं वो उसके ऊपर बैठे मुशावरत करें और कुछ हतमी बिजनेस प्लान जो है वो उसके लिए तैयार करें। तो आने वाले दिन जो हैं वो उसमें पॉलिटिकल आपको अपहीवल्स लगेंगे, लेकिन 15 तारीख को जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं साउथ में, खासतौर पर कराची वगैरह में, उसमें अभी तक जो है जो मुझे एमक्यूएम वीक विकेट पे नजर आ रही है, काफी ज्यादा वीक विकेट पे, क्योंकि वो इकट्ठे जरूर हो रहे हैं लेकिन फाल नहीं हुए, और उनके जो वर्कर्स हैं उनका हेटरेट अभी, यानी 24 घंटे में तो एक दूसरे के ऊपर नहीं उतरेगा। जिसको 2 साल से दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, फायरिंग होती रही, मारामारी होती रही, तो वो सडनली तो मिलकर बैठेंगे नहीं और वो चाय की प्यालियां पी के भाईचारे में नहीं आएंगे। तो अभी भी वहां पीटीआई को बहुत बड़ी एज होगी बल्दियाती इंतखाबात, और अगर वो ले लेती हैं तो उसके बाद उनकी और पीपल्स पार्टी की रिलेशनशिप क्या होगी वहां पे, जिनकी सिंध गवर्नमेंट है, ये अगले इलेक्शन के बाद के अलायंस की आपको बहुत बड़ी ये शुनीद होगी। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.
नया साल भी इमरान खान को ना बदल सका। तारीख पर तारीख और झूठ पर झूठ का अमली नमूना पेश करने वाले इमरान खान एक बार फिर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में शदीद आईनी बहरान पैदा करने की तैयारियों में है। पंजाब के चौधरी और इनके 10 सीटों इमरान खान और उनकी जमात को अपने इशारों पर कथक डांस करवा रही है। हर किस्म की नाकामी को एस्टेब्लिशमेंट और फौज पर डालकर अवाम को खूब बेवकूफ बनाया जा रहा है। PPP रहनुमा का कहना था कि इमरान खान इस वक्त इदारों पर हमला आवर है, इनको 4 छर्रे लगे और वो अभी तक अपने घर से नहीं निकल रहा है। इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया, हम इस पर अमल ना करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी TV। यकीनन जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मगर किसके लिए इंतकाम है? इस सवाल के जवाब में जब आप पाकिस्तान की सियासी तारीख का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूर के लिए बेहतरीन इंतकाम है, जहां अवाम की उम्मीदों पर उनके ही चुने हुए नुमाइंदे हमलावर हो जाते हैं और सादा भोले अवाम अपने रहनुमाओं की हर बात को दिलो दिमाग से अटल हकीकत समझकर पिसते रहते हैं। नया साल आ गया, हर किसी ने ख़ुद को बदलने की कोशिश यकीनन की होगी, मगर फ़र्द वाहिद इमरान खान न्याजी साहब हैं जो अपनी फितरी हरकत यानी U-टर्न पर ढिठाई से कायम है। नया साल भी इमरान खान को ना बदल सका। तारीख पर तारीख और झूठ पर झूठ का अमली नमूना पेश करने वाले इमरान खान एक बार फिर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में शदीद आईनी बहरान पैदा करने की तैयारियों में है। हालांकि इस बार ना तो इमरान खान को अपने इत्तेहादियों का ताउन हासिल है और ना ही इनको अपनी जमात के सीनियर रहनुमाओं की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, मगर अनापरस्त शख्स की अना इस मुल्क को बहरानों की जानिब धकेलने का पूरा किरदार अदा कर रही है। पंजाब असम्बली की तहरीर से इस्तीफ़ों तक और अब वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट के मामले तक हर बात पर इमरान खान का U-टर्न तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है, मगर मजाल कोई शर्म, कोई हया, कोई नज़ामत, कोई अफसोस इमरान खान के ज़मीर को महसूस हुआ हो। एतमाद के वोट के मामले में एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने तारीख तब्दील करके वादे कर दिया है कि पंजाब के चौधरी और इनके 10 सीटों यानी इमरान खान और उनकी जमात को अपने इशारों पर कथक डांस करवा रही है। तहरीक इंसाफ ने 9 जनवरी को पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद के वोट ना लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक PTI के पार्लिमानी लीडर ने 9 जनवरी के इजलास में एतमाद के वोट के हवाले से अरकान को कोई हिदायत जारी नहीं की। ज़राए का बताना है कि कानूनी माहिरीन ने इमरान खान को राय दी है कि एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत किया जाए। एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आइनी हैसियत नहीं है। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहिरीन ने इमरान खान को राय दी है कि अगर अदालती फैसले से कबल एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आइनी हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली ज़ैनब उमैर का कहना है कि एतमाद के वोट के हवाले से तमाम पहलुओं पर मुशावरत जारी है। याद रहे कि इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को 9 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर रखी है और गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI ने चौधरी परवेज़ इलाही को वार्निंग देते हुए ये कहा था कि अगर एतमाद का वोट ना लिया तो PTI के अरकान पंजाब असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिशें कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। इमरान खान ने कहा है कि PTI के लोगों से रब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोग इनके रब्ते की तस्दीक कर चुके हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फिर हदफ़े तनकीद बनाते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, इसलिए मुखालफिन के तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए। एक आदमी शहबाज शरीफ को जीनियस समझता था, देखें अब मुल्क का क्या हाल हो गया। इस वक्त इदारों की वाज़ेह पॉलिसी कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान उठा रहे हैं। हर किस्म की नाकामी को इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज पर डालकर अवाम को खूब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम को ये बावर करवाया जा रहा है कि पाकिस्तान का वाहिद इनकलाबी इमरान खान है जो फ़ौज के आगे सीसा पिलाई दीवार बना हुआ है। साबिक वफाकी वज़ीर
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद में PTI का असल मुकाबला फ़ौज से था, वरना मुस्तहकम हुकूमतें इस तरह नहीं जाती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ हुकूमत गई थी। बरतानवी नशरियाती इदारे के प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि मौशी बहरान सियासी बहरान का नतीजा है। इमरान खान की हुकूमत को गैर ज़रूरी तौर पर घर भेजकर मौशी बहरान पैदा किया गया। किसी को पता नहीं था कि 3 या 5 माह बाद यहाँ कौन सी हुकूमत होगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में अदलिया और कानून की हुक्मरानी के इदारों में करप्शन इंडेक्स बढ़ा। फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद में PTI का मुकाबला असल मुकाबला फ़ौज से था, वरना मुस्तहकम हुकूमतें इस तरह नहीं जाती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई। सबको पता है हमारी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौन कंट्रोल कर रहा था। बिल्कुल वाज़ेह था कि इत्तेहादी जमातें किसकी हिदायत पर अमल कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सियासत को सियासतदानों पर छोड़ देना चाहिए था। फवाद चौधरी का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा PTI हुकूमत को घर भेजने में पूरी तरह मुलव्वस थे। साइफर के हवाले से PTI रहनुमा का कहना था कि हमने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का फ्लाइफर पेश किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से मुलाकात के बाद साइफर भेजा था। डोनाल्ड लू ने कहा था कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई हुई है। पाक अमेरिका ताल्लुकात अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी पर मुनहसर होंगे। साइफर वाली दस्तावेज़ हमने सदर को भी भेजी थी और साइफर मामले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए लिखा था। अपनी तमाम नाकामी अफवाज और इदारों पर डालने वाले खुद बखूबी जानते हैं कि इनके साथ असल हाथ पंजाब के चौधरी कर रहे हैं और कर चुके हैं, जिसका खदशा और इस हवाले से अपनी मायूसी तहरीक इंसाफ के ही रहनुमाओं के बयानात से साबित होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है कि वो असम्बली तहरीर नहीं करेंगे। उम्मीद है परवेज़ इलाही मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के 2-3 अरकान हैं जिन पर पार्टी को शुबहात है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी एक भी रुकन छोड़कर नहीं गया। असद उमर ने यह भी तस्लीम किया कि असम्बली तहलील करने पर पार्टी में इख्तलाफ राय मौजूद था, लेकिन जब फैसला हो गया तो सब इस पर साबित कदम हो गए। पंजाब में एतमाद का वोट ना लेने के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो भी हिकमत अमली हो, मगर इस वक्त PDM और गवर्नर पंजाब तैयार बैठे हैं कि अगर वाज़ेह इनकार करके गवर्नर के अहकामात को ना माना गया तो पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने परवेज़ इलाही पर तंज करते हुए कहा है कि यहाँ किसी के बाबूजी की हुकूमत है जो वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के खिताब में कमर जमान कायरा ने कहा कि वज़ीर आला साहिब आपको अदम एतमाद का वोट लेना होगा, ये आइन और कानून का तकाज़ा है। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही चाहते हैं दोनों मुखालिफ धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें, ऐसा मुमकिन नहीं। PPP रहनुमा का कहना था कि इमरान खान इस वक्त इदारों पर हमला आवर हैं, इनको 4 छर्रे लगे और वो अभी तक अपने घर से नहीं निकल रहे। इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया, हम इस पर अमल ना करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने भी एक आखिरी वार्निंग भरा पैगाम परवेज़ इलाही को दे दिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पटिशन तैयार है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। उन्होंने कहा कि एतमाद की तहरीक की समरी के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर कोई दबाव नहीं डाला गया। हकीकत में तो चीफ सेक्रेटरी ने तमाम तर मामले को इल्तवा में डाला। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वो इमरान खान की ऑडियोज़ पर कुछ नहीं कहना चाहते, मगर उन्हें इन पर अफसोस है। बारकैफ गुज़श्ता 10 माह से पंजाब में जो सियासी आईनी बहरान बरकरार है वो अब अपने आखिरी राउंड में दाखिल हो चुका है। बज़ाहिर आसार यही है कि पंजाब की किस्मत का फ़ैसला इस माह हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
साल में पाकिस्तान के जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 32 से 33 हजार। जो लोग अपने मजहब से करीब होते हैं, खसूसन इस्लाम, जूडिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इन चारों मजहब में खुदकुशी की ममानियत है, उसको हराम करार दिया गया है। पाकिस्तान में जो ज्यादातर वैसे लोग खुदकुशी करते हैं या तो फोरेंसिक, वो चूहे मार दवाई या पेस्टिसाइड्स। तीसरी फायर आर्म। देयर इज नो लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। 9 महीने के कोर्स करके भी वो अपनी दुकान खोल लेंगे कि ये हम साइकोलॉजिस्ट। और ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है, दे आर ब्रिलियंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मैडम यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान में ख़ुदकुशी से मुतल्लिक जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो हालात बने हुए हैं, उनकी क्या वजूहात हैं और उनका हल क्या होना चाहिए, उस पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। तो जी मैम, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में इसका क्या शरह है? आपके ख्याल में मर्द ज़्यादा खुदकुशी की तरफ उनका रुझान है, ये चीज़ें औरतों में ज़्यादा जो है वो पाई जाती हैं? पाकिस्तान में ज़्यादातर जो खुदकुशी का रुझान है वो औरतों का है। और वो वैसे भी आप मुझे हमेशा हैरान कर देती हैं। नशा भी आपने औरतों पर डाल दिया था, खुदकुशी भी आपने औरतों पर डाल दी है। चले मैं आपकी बात मान यही बोलती है। वही कह रही। अच्छा, उसमें ये कि 30 साल से कम उम्र की औरतों में ज़्यादा ये होता है खुदकुशी का रुझान, और वो भी मैरिड ख़वातीन में ज़्यादा है। कई तरह के प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर। घर का प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, कोई तशद्दुद हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये तमाम मसले हैं। और मर्दों में भी जो होते हैं ये मसाइल, सुसाइडल थॉट्स या अटेम्प्ट्स, वो 30 साल से कम उम्र के उसमें। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है, जो लोग अपने मज़हब से करीब होते हैं, खसूसन इस्लाम, जूडिज्म, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, ये 4 किताबी, हिंदुइज्म इज़ नॉट अ किताबी बट यस, तो इन चारों मज़हब में ख़ुदकुशी की ममानियत है, उसको हराम करार दिया गया है। वो लोग लेस लाइकली होंगे। उसके बावजूद साल में पाकिस्तान के जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 32 से 33 हज़ार लोग अटेम्प्ट भी करते हैं और उनमें कुछ शरह कामयाब भी होती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हमारे पास जो डेटा आता है, रिसर्च वर्क जो मैं स्टडी करती हूँ, अमूमी तौर पे वो अर्बन एरियाज़ को अट्रैक्ट करता है, वो देही इलाकों को कवर नहीं कर रहा होता कि हम ये कहें। और जो 90% केसेस जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उनमें 90% अंडरलाइंग कॉज डिप्रेशन। पिछले व्लॉग में बात की थी कि मेंटल इलनेस की, तो पाकिस्तान में ये जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, इनका और मेंटल इलनेस का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इस तरह से कि देखिए, जो 90% सुसाइड केसेस हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हुए या नाकाम हुए, उसकी अंडरलाइंग कॉज डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन क्यों होगा? वो किसी साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, वो किसी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से हो सकता है, कोई पर्सनल सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा, इश्क कामयाब ना होना, किसी प्यारे का मर जाना, हज़ारों वजूहात। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए हमने पहले तो पिछले व्लॉग में बात की कि साइंस क्या होते हैं, लेकिन हमको ये भी बात करनी है कि अगर किसी हमें या हमारे प्यारे को सुसाइड के साइंस या ख्याल आ रहे हैं या दिल चाह रहा है, कोई सिचुएशन है, जहन की कैफियत ऐसी हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो है हॉटलाइन फ़ोन की। बाहर के ममालिक में आपको अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं तो आप एक नंबर पे कॉल करते हैं, दूसरे एंड पे कोई क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बैठा होगा, ही इज़ गोइंग टू टॉक टू यू, आप किधर रहते हो क्या, आपको इंगेज कर लेगा। और उतनी देर में कॉल चली जाती है हॉस्पिटल को। ठीक।
तो इमिजिएटली द एम्बुलेंस इज देयर कि अब सारी रात तो कोई बात नहीं करेगा, और फ़ोन रख के अगर उस शख्स ने सुसाइड की अटेम्प्ट कर ली तो वो ज़ाहिर जान से जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें इन टैंडम चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा मामला नहीं है, हो भी नहीं सकता, अगले कई सालों तक नहीं हो सकता, अल्लाह करे कुछ हो जाए। हाँ। लेकिन यह है कि जो दूसरी चीज़ हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये है कि कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। मतलब अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा या बड़ा है जिसके बारे में घर वालों को ये ख्याल हुआ कि वो कह रहा है मैं सुसाइड करना चाह रहा हूँ, या कोई उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज बिहेवियर फील में हो उनको, अभी वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना भी है तो वो कहीं अपॉइंटमेंट ली जाएगी, वो पता नहीं अपॉइंटमेंट आप पहले तो आसपास से पूछते हैं कि अच्छा जी साइकोलॉजिस्ट है कौन, और फिर जिसके आपको पास अपॉइंटमेंट जाया लेने में टाइम लगता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में आपका रिएक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहती कि इससे ज़रूर अगर कोई सुसाइड करना चाह रहा है तो वो बच जाएगा, मगर कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं तो चांसेस कम हो जाएं। नंबर एक तो ऐसे किसी शख्स को जो ऐसी जहनी कैफियत में, उसको एक लम्हे के लिए भी अकेला मत छोड़िए, उसको एंगेज करें, कोई फिल्म, कोई मूवी, गप्पे लगाएं, कैरम खेलें, एनी पॉजिटिव एक्टिविटी। नंबर दो, जो कोई भी साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली हर चीज़ को छुपा दें। फायर आर्म्स हैं, छुरियां हैं, सीजर्स हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं ना इसमें, अब किस किस चीज़ को, बहरहाल जो छुपा सकते हैं उसको आप छुपा दें, ताकि ये एक्सेसिबिलिटी या रेजर ब्लेड वगैरह होता है, एक्सेसिबिलिटी ना हो कि जब जहन। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर वैसे लोग खुदकुशी करते हैं या तो फोरेंसिक, वो चूहे मार दवाई या पेस्टिसाइड्स, हाँ, इस तरह की चीज़, या अपने आप को फांसी लटका लेते हैं, हाँ, फांसी। तीसरी फायर आर्म्स। ये तीन आप 95% केसेस में देखेंगे सुसाइड अटेम्प्ट या जहाँ कामयाब हो जाए, ये ज़रूर होता है। अच्छा, अब इसमें चार चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। फ़र्ज़ करिए कोई घर में ऐसा शख्स है जो सुसाइडल है या आप खुद सुसाइडल है, तो दो चार स्टेप्स आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको लेने। पहला तो वो जो मैंने बता दिया, चीज़ें छुपा लो और अकेले मत छोड़ो। उसके बाद साइकोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट करता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकोथेरेपी करवानी चाहिए, तो क्या हर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो इतना मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ होती है कि वो खुदकुशी वाले केसेस को भी उस पर मैं आगे ये पॉइंट डिस्कस करके बहुत तफसील से आपको जवाब दूंगी। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बात करेगा पेशेंट से, और कई सेशंस होते हैं ये, क्योंकि कभी कोई किसी के अंदर कोई उस वक्त का गुस्सा हो सकता है और उस गुस्से की जड़ शायद कहीं और जा रही हो, उसके बचपन में जा रही हो, उसके किसी ऐसे इंसिडेंट में जा रही हो जो शऊरी तौर पे अभी उसके भी जहन में नहीं है। वो मुझे बस गुस्सा आ गया, ये इस तरह नोटबुक क्यों रखी है आपके सामने, हाँ, अब उसके पीछे भी क्यों रखी है, क्या मतलब है रखिए मेरी नोटबुक, मेरी मर्जी। अब वो पता नहीं किस चीज़ का मेरा लाशऊर में चल रहा होगा, हाँ, कि वो क्या चीज़ मुझे किधर ट्रिगर कर रही है। बिल्कुल। तो ये साइकोलॉजिस्ट का काम है। दूसरा, मेडिकेशन। ये आपको एंटी साइकोटिक, अगर साइकोटिज्म है कोई तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, अगर डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती हैं जो लाइटर वेन में होती हैं, अक्सर ओवर द काउंटर भी मिलती हैं, मगर वो देना मुनासिब नहीं है प्रॉपर इवैल्यूएशन कराए बग़ैर। और तीसरी चीज़, अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ आप करते रहे हैं, आप हेरोइन लेते रहे हैं, आप मेथ लेते रहे हैं, आप हैश, कोकेन, आइस, व्हाटएवर, तो अगर एडिक्शन की वजह से आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जो कि आते हैं, तो फिर एडिक्शन का ट्रीटमेंट, एक तो क्राइसिस मैनेजमेंट कि ये थॉट तो भागे ना, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ एडिक्शन का ट्रीटमेंट अपनी जगह है। अब आ गया आपका जवाब, सवाल का जवाब।
पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई ऐसा लाइसेंसिंग इदारा आज तक नहीं बना। देयर इज़ नो लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। तो डॉक्टर्स के लिए तो इन्होंने किया है। हुआ है, डेंटल्स के लिए भी किया हुआ है, तो बिल्कुल ये साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं है। अब हो क्या रहा है, एक इदारा है PPA, पाकिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। इट्स लाइक अ क्लब। आप मेंबर बन जाएं तो बड़ा अच्छा है, आप मेंबर ना बने तब भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब जो कोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो है 4 साल का आपने बैचलरेट करा साइकोलॉजी में, और आपने कहीं काम करना शुरू कर दिया, किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में, या आपने अपना क्लिनिक खोल लिया। लेकिन ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो 9 महीने का होता है बस। अब जी, या 7 महीने का भी सुना है कि है। अब तो 9 महीने के कोर्स करके भी वो अपनी दुकान खोल लेंगे कि ये हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो टेक्निकली। हाँ। तो अच्छा, कोई यूनिफॉर्म, पहले 18वीं तरमीम से पहले हमारा एक मेंटल हेल्थ बिल था जो 2001 में आया था। जब 18वीं तरमीम आई तो हर प्रोविंस का अपना है अब, लेकिन उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो मिनिमम क्या होना चाहिए, कोई हॉस्पिटल हायर कर रहा है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हर एक का डिफरेंट होगा। एक बेसिक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया तो होना। अब आ गया आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि अगर कोई शख्स कहीं जाता है, उसको सुसाइडल थॉट्स है, तो कोई भी क्या केपेबल है? नहीं है। बिल्कुल। आप अमेरिका में देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पे इस तरह है, हार्ट का डॉक्टर हमारा अलग होता है ना, सर्जन, हड्डियों का अलग है, हर चीज़ का अलग है, हर चीज़ का एक अलग ये स्पेशलिस्ट। साइकोलॉजी में भी इस तरह होना चाहिए है कि अगर एक शख्स का तजर्बा एक मैट्रिमोनियल काउंसलर का है ज़्यादा, वो एक अलग जूनियर है काउंसलिंग का, तो अब अचानक उसके पास सुसाइड का कोई फीलिंग्स का केस आ गया, दैट साइकोलॉजिस्ट इज नॉट ट्रेंड के वो उसको हैंडल करे। लेकिन यहाँ तो इनके पास जो भी केसेस आए, परचून की दुकान खुली है तो आप आइए। अब ना उनकी ट्रेनिंग है, ना उनको अवेयरनेस है इसमें क्या क्या चीज़ों का उनको ख्याल करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बच्चा था, उनकी वालदा को लेके मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई लाहौर। वो बच्चे के कोई इश्यूज़ थे, तो वो साइकोलॉजिस्ट क्योंकि बाहर से मास्टर्स करके आई थी, MS करके या जो भी डिग्री थी उनकी, उन्होंने कोई 8 सफ़ों का थद्दा उनके सामने रखा, उसमें चेक लिस्ट थी हर सवाल के आगे, इसको चेक करें आप कि बच्चा ये करता है, ये करता है, ये करता है, सिचुएशन में ये करता है, ये करता है, ये करता है। वो करती जा रही थी और मैं देख रही थी और मुझे समझ आ गई कि ये चेक ये हो रहा है कि वो सुसाइडल तो नहीं है। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे वर पुटिंग मेरे लिए क्लियर था, उनको नहीं समझ आई। तो और वो आज से समझिए 9 साल पहले उस एक टेस्ट के पैसे 7,000 थे। अच्छा। बट वो बाहर का एक्रेडिटेड होता है एंड एवरी टाइम वो जब उधर से एक टेस्ट किसी पेशेंट का करते हैं तो उस इदारे को कोई रॉयल्टी या कुछ ना कुछ, रॉयल्टी तो लफ्ज़ शायद गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, बहरहाल कुछ ना कुछ उनको जाता है। और ये बड़ा एक एक प्रोफेशनल काम है जो हो रहा है। लेकिन अमूमन यहाँ क्या होगा कि कुछ ऐसा देखा नहीं जाता है। अगर कोई यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो देखे कि कुछ इदारे यहाँ पे कोर्सेज करा रहे हैं, तो वो कोर्सेज क्या करा रहे हैं, क्या वो ऑथराइज्ड हैं ये कोर्सेज कराने के। एक डॉक्टर हैं जी इस्लामाबाद में, डॉक्टर आयज़ा आबिद साहिबा, शी इज़ एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा। वो मुझे 2 केसेस उन्होंने ऑपोजिट एक दूसरे के बताए जो बहुत ज़रूरी हैं प्रोग्राम के नुक्ते नज़र से। उन्होंने कहा कि एक बच्चा मेरे पास आया, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट था, बहुत ब्रिलियंट, और वो लेकिन क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा था, वो पढ़ नहीं पा रहा था, उसके ग्रेड्स ड्रॉप कर रहे थे, वो ड्रॉप आउट हो गया। पूरा इस्लामाबाद माँ बाप फिरा के जब मेरे घर लाए, तो जब मैंने उसका वही टेस्ट जब प्रॉपर एक किया एजुकेशनल जो बाहर का आता है सर्टिफाइड, कहने लगी यास्मीन उसको तो ऑटिज़म था।
और ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है दे आर ब्रिलियंट, लेकिन वो उनका पिकअप उनके मुख्तलिफ मामलात और नज़र से देखने होते हैं। कहने लगी उसने मुझसे 6 माह या जितने भी वक्त लिया थेरेपी, एंड ही इज़ बैक इन द यूनिवर्सिटी एंड एट द टॉप ऑफ हिज क्लास, क्योंकि वो उन फील्ड्स के साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे जिनका ये शोभा नहीं था। इसी तरह उन्होंने मुझे एक और बच्चे का बताया, वो शायद ग्रेड 9 की बच्ची थी, ओ लेवल, और उस पर इंतहा प्रेशर, माँ बाप पीस रहे हैं तुम्हारे तो इतने ग्रेड आने चाहिए। वो बच्ची मैनेज नहीं कर पा रही थी, वो डिप्रेशन में थी, वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाती थी, हकलाने लग गई, उससे बात करो ना, हर स्पीच वॉज गेटिंग इफेक्टेड। तो फिर वही कि घूम घूम के इनके पास आई, तो इन्होंने कहा कि मैं इसका एक टेस्ट लेना चाह रही हूँ, क्योंकि उसको ये शक था कि इसका IQ लेवल कम है और इस पर जो प्रेशर डाला जा रहा है, हर IQ लेवल वॉज बॉर्डर लाइन। अब आप उस चीज़ की थेरेपी करा रहे हैं जो एक कुदरती, उसमें तो आपका फोकस और थ्रस्ट सही डायग्नोसिस से बदल जाता है। तो ये जब हम बदकिस्मती से, जो हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है, और इस प्रोग्राम के थ्रू आई विल रिक्वेस्ट टू द पॉलिसी मेकर्स, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्लिनिकल थेरेपी के लिए जो ज़रूरियात हैं, लवाजमात हैं, उनको देखें, वरना यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है और लोग अपने प्रॉब्लम से फिर थक कर कि हल तो हुआ नहीं छोड़ देते हैं, ना उनका मसला हल होता है। जी नाज़रीन, आपने बहुत तफसील के साथ जो है यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा का एनालिसिस सुना कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो क्यों ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि हम उसको डायग्नोज नहीं करते, दूसरी बात ये कि जब उसका हल ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हमें सही गाइडेंस नहीं होती कि हमने उसके हल के लिए कहाँ जाना है। तो अल्लाह करे कि जिस तरह से यास्मीन मैम ने रिक्वेस्ट की है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को कोई होश आए और वो इस सिलसिले में कोई काम शुरू करें। बहरहाल हम इस चीज़ पर और बहुत से मसाइल पे जो है आवाज़ उठाते रहेंगे। शायद कहीं जो है किसी के दिमाग में कोई इस तरह का आइडिया आए कि जिस पे काम शुरू हो सके। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। इमरान खान के अब दिमाग का इलाज होना चाहिए। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। जो मजहब को अपनी घटिया सियासत के लिए, गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। ईमान पाक के अंदर ये फैसला हुआ है कि जहाँ पे भी हमें रिलीफ नहीं मिलेगा हम उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। शेख साहब जरा हिसाब देना कि उनकी आमदनी में इतना और असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया जब वो वजीर बने। लास्ट जो एक वीडियो आई हुई उनकी और रहीम शाह की, जो रहीम शाह उनको इन बातों में शर्म नहीं आती है। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाजरीन, जब से नए आर्मी चीफ आए थे खान साहब, उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नई क़यादत से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बल्कि नई क़यादत से वो बहुत खुश हैं और बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी नए आर्मी चीफ की। लेकिन अब मुबश्शिर साहब की खबरें सामने आ रही हैं कि खान साहब ने फिर से एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो तैयार शुरू कर दिया है और पंजाब में जो एतमाद के वोट का जो जिम्मेदार है वो भी इन्हीं को ठहराया जाएगा। और ऐसा पहले भी खान साहब ने ज़ाहिर किया था जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी। तो आपको क्या लगता है कि इस रवैये में जो उनकी तब्दीली आई है, इसकी क्या वजह है? माविश, याद करें कि अभी जनरल बाजवा थे, वो हाजिर सर्विस थे, और मैंने आपको इसी वीलॉग में एक बात कही थी कि जब नॉमिनेट हो जाएंगे खान साहब तारीफ करेंगे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे, और उसके बाद फिर जब वो देखेंगे कि दाल नहीं गल रही तो फिर वो बहुत ज़्यादा बुराइयां शुरू हो जाएंगी। याद करें, मैंने आपको ये कहा था। वरना आप और अपने प्रोड्यूसर कहें बेशक वो क्लिप चला दे यहाँ पे साथ ही बाद में, ताकि लोगों को पता चले। हाँ, क्या चलाएं। असल में इमरान खान को पता चल चुका है कि शिकस्त उसका मुकद्दर है, और परवेज़ लाई उसकी बात नहीं मान रहा टोटली। परवेज़ लाई अपनी करप्शन में लगा हुआ, अपने पैसों में लगा है, उसका बेटा अपनी बेइंतहा की करप्शन कर रहा है। वो तो देखा ना, गल्फ स्ट्रीम्स चार्टर करके कितने दिन के लिए गया हुआ है, और न्यू ईयर्स ही नहीं ख़त्म हो रहा अभी तक उसका। और पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो समझ रहे हैं कि इमरान खान के अब दिमाग का इलाज होना चाहिए। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ मैं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। वो समझते हैं कि यार ये आदमी, इसका जो है ना कोई इलाज होना चाहिए। रोज़ एक बात करता है फिर उससे मुकर जाता है। उनको पता नहीं कि किस बात पे वो बिलीव करें, किस बात पे खड़े रहें। आप देखिए, KPK की असेंबली नहीं टूट रही, यानी और तो और उससे KPK की भी असेंबली नहीं तोड़ी जा रही, जहाँ पे कोई परवेज़ लाई नहीं है, जहाँ पे कोई और नहीं है।
इसी वही बातें दोबारा से दोहराना शुरू हो गए हैं जिसका पहले उनको फ़ायदा हुआ था और ना अब उन्हें फ़ायदा उसका, क्योंकि ये लोगों को भी नज़र आना शुरू हो गया है कि एक आदमी देखे ना, ये वो आदमी कभी एक टांग पे पट्टी होती है, कभी दूसरे में प्रॉब्लम होती है। नहीं सर, वो वीडियो छोड़े ना सर, वीडियो छोड़े, अपना हर आदमी कह रहा है मुझे, लेकिन अभी तक उसकी यानी बस छोड़ देना उसके। सर मैं अपनी अभी एक सेल्फी बना के आपको फ्लिप करके सेंड कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे कर दीजिएगा। वो जो है ना आपको क्या कहते हैं, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान कितने झूठ बोलता है और बार बार कितनी अपनी बातों से मुकरता है। जिस दिन आपको आ जाएगा फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। सही, लेकिन खान साहब ने वैसे एक और यू टर्न तो लिया है। वो ये पहले कह रहे थे ना कि अगर परवेज इलाही साहब ने बात नहीं मानी और एतमाद का वोट नहीं लिया तो फिर इस्तीफे दे देंगे, लेकिन अब इस्तीफे भी नहीं दिए जा रहे और उन्होंने परवेज इलाही साहब को खुद कह दिया है कि वो एतमाद का वोट ना लें बल्कि अदालती फैसले का इंतजार करें। तो उनको पता चल गया है कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे। जाहिर बात है ना मावेश, हर एक को पता है, उनको भी ना उनका इरादा था पहले असेंबली तोड़ने का। देखें ये तो उसने जलसे में बात कर दी, उसने जलसे में कहा था कि मैं बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ, बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ, और मैंने पहले कहा था कि खोदेंगे पहाड़ निकलेगा चूहा, ठीक है ना, उसमें कोई ऐलान नहीं होना। अब उसने वहाँ पे कर दिया। भाई एक साइड पर महमूद खान बैठा हुआ था, दूसरी साइड पर परवेज इलाही भी नहीं था, परवेज इलाही था ही नहीं वहाँ पे, बल्कि उसको बुला लेता फिर उस दिन और कहता जलसे में कि अभी हम तहलील कर रहे हैं, यहीं से हम समरी जो है भिजवा रहे हैं गवर्नर को या सदर को, जो भी तरीक़ाकार है उसका, नहीं ना। और पहले अनाउंस करके उस बाद कहने लगा हम मुशावरत करेंगे। ये नहीं, फैसला आपने पहले कर लिया, मशवरा आप बाद में ले रहे हैं। आप उसके दिमाग का सोचें कि ज़रा किस लेवल पे उसका दिमाग है। और ज़मान पार्क में लोगों से पूछा कि जी इस्तीफ़े दोगे, नहीं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो उनका कि ये जंग आपकी है, लड़ें। लोगों ने कहा जी हमें इक़्तिदार भी प्यारा है, सियासत भी प्यारी है, तनख्वाह भी प्यारी है। परवेज़ इलाही भी सीधी दुम पे खड़ा हो गया एकदम से। तो और देखें ना, हालत यह है कि नेशनल असेंबली से लोगों ने रिज़ाइन नहीं दिया, वो कहने को रिज़ाइन दे दिया, मुराद भी ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में भी हैं, गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, पेट्रोल भी ले रहे हैं, और कोर्ट में तो जाके कह दिया कि मेरा दस्तखत नहीं है ये। और वो सबसे ज़्यादा अली अहमद खान को देखिए आप, वो दरूद शरीफ पढ़ के असेंबली में उसने इस्तीफ़ा दिया और कोर्ट में गया कसम खा के उसने कह दिया मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इतने झूठे लोगों का कोई दीन ईमान है जो मज़हब को अपनी घटिया सियासत के लिए, गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करें? रगेद के रख दिया है इन्होंने सब चीज़ों को। लेकिन अब इनके साथ होना वही है जो होना चाहिए, झूठों के साथ, काज़िबों के साथ, मुनाफिकीन के साथ, क्योंकि ये तीनों क्वालिटीज़ इनमें कूट कूट कर भरी हुई हैं। लेकिन सर आज परवेज इलाही साहब ने खान साहब के लिए एक जुमला तो बोला है। वो कहते हैं कि खान साहब ने पहले हमेशा जो है वो जो कौमी मफादात हैं उनको मुकद्दम रख कर फैसले किए हैं, तो साथ साथ वो तारीफ भी करते हैं, जिससे लगता है कि वो खान साहब के साथ। राइट, परवेज इलाही किसके साथ हैं? परवेज इलाही ने तो ये भी बयान दिया था मावेश, जो आपने बड़ा एक्साइटेड होकर मुझसे पूछा था कि आज के बाद बाजवा की बुराई ना करना जनरल बाजवा की, वरना जवाब मैं दूंगा। उस वक्त 5 बारी हो चुकी है, 5 बारी हो चुकी है। परवेज इलाही ने तो अभी तक जवाब नहीं दिया, सत्तू पी के सोया हुआ है। परवेज इलाही साहब की समझ नहीं आती वो इस साइड पर है या उस साइड पर। हाँ, वो अपनी साइड पे है, वो जहाँ पे माल पैसा है वहाँ पे हैं, जहाँ पे ओहदा है वहाँ पे हैं। परवेज इलाही क्या, मोनस इलाही क्या, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखें चौधरी ज़हूर इलाही से शुरू हो जाएं, क्या तारीख है इनकी यार, अल्लाह रहम करे। मोनस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, वो कह रहे थे कि पता नहीं उनके कुछ दोस्तों को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। सर ये क्या सीन है? उनके एक दोस्त है फरहान, जिसको उठा के लेके गए हैं, और पता नहीं कौन, ये पता कर ले IBU ने तो नहीं उठाया, ये पता कर ले उनकी अपनी एंटी करप्शन ने तो नहीं उठाया, क्योंकि मोनस इलाही के अपने करतूत ऐसे हैं जो फरहान देख रहे होते हैं कि ठीक है फरहान को इनकी अपनी हुकूमत। ये तो वो लोग हैं ना कि जो अपने SHO से अपनी मर्जी का पर्चा नहीं कटा सके, अपने IG से नाराज़ हैं, अपने चीफ सेक्रेटरी से नाराज़ हैं, अपने हर एक से बंदे से नाराज़ रहते हैं। तो अब इन्होंने पता नहीं कितनों के पैसे मारे हैं, कितनों का हक मारा है, कितनों की ज़मीनों पे कब्जे किए मोनस इलाही वगैरह ने, हमें तो नहीं पता। तो पूछे ना कि जो इनके दस्ते रास्त हैं उन वो कुछ ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती अनाद की वजह से तो नहीं कुछ हो रहा उनके साथ, पर्चा करा देना। वो क्यों नहीं कराया अभी तक इन्होंने? वो तो फैमिली करा रही है ना। मोनस ने क्या किया? मोनस तो आया भी नहीं, ट्वीट कर दी वहां से बैठ के। इतनी फिक्र होती तो आ जाता। क्या पता कुछ कर भी रहे हो, ट्वीट में तो नहीं बताएंगे सर। जी वो इस वक्त पार्टी कर रहे हैं, पाकी कर रहे हैं वहां पे स्पेन में। सर खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को पार्टी के हवाले से काफी अहम जिम्मेदारियां दी हैं,
वो क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या आपको लगता है कि मरियम साहिबा जो है वो पार्टी के लिए बेहतर असासा साबित हो सकती हैं? देखिए, पार्टी में अगर उनकी कोई लीडर है तो वो तो नवाज शरीफ है, और नवाजी के बाद मरियम नवाज है। बाकी तो सारे जो हैं वो हमजा वगैरह तो डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हैं। कुछ शहबाज शरीफ जो है वो डिसअपॉइंटिंग है फॉर एज पार्टी इज कंसर्न। मुझे अभी तक कोई और लीडर नज़र नहीं आया जो खुलकर सामने आया हो कि जिसको मैं कहूँ कि हाँ वो वाकई बड़े कद वाला लीडर बन गया है। तो मरियम ही है, और जो अब उन्होंने एहसन इकबाल साहब को टास्क भी दे दिया है कि जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस करें। वो चेंजेस बड़ी सिंपल है कि पार्टी के नायब सदर या सीनियर नायब सदर को वो देंगे, पावर्स देंगे कि वो आके जो है चेंजेस कर सके पार्टी में। तो अब वो मरियम के पास होता है। तो जब ये एक दफ़ा चेंजेस हो जाएंगी और वो पास हो जाएंगी नवाज शरीफ साहब से, तो बाकी सारे भी उसे मोहर लगा देंगे, साइन कर देंगे। तो उस वक्त मरियम नवाज ऑल इन ऑल है। बेसिकली ये जो अपॉइंटमेंट अब हो रही है और ये जो चेंज हो रही है, इसमें नवाज शरीफ ऑफिशियली अपना इक़्तिदार और अपनी सियासत और अपनी लेगेसी जो है 30-35 साल की, वो मरियम नवाज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बेसिकली ये हुआ। लेकिन सर ये खबरें भी आ रही हैं कि मरियम साहिबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पे जो तजुर्बाकार क़यादत है नून लीग की, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का राइट था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टी में जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं। जमहूरियत तो कहीं पे भी नहीं है पाकिस्तान में, कहीं पे भी नहीं है, नामो निशान नहीं है जमहूरियत का। लेकिन नून लीग जमहूरियत की बात करती है, सारे करते हैं, तहरीक इंसाफ भी करती है, वो भी करते हैं। अगर को थोड़ी बहुत जमहूरियत है, थोड़ी बहुत है, तो वो हमें जमात इस्लामी में नज़र आती है, हमें पीपल्स पार्टी में नज़र आती है, थोड़ी बहुत बिल्कुल जो है हमें किसी हद तक MQM में नज़र आती है कि चलो एक लोअर लेवल पे तो है ना कुछ तो है कि लोग इलेक्ट होते हैं, आ जाते हैं, उनके वोटर्स की अहमियत है कम से कम वहाँ पे। लेकिन बात यह है कि पार्टी के तो कई लीडर्स जो हैं उन्होंने मेरे अपने प्रोग्राम करा सच में बैठ के इस बात पे मरियम का नाम लेके उन्होंने एतराज़ किया, और उन्होंने कहा है कि ये सही तरीके से नहीं हुआ, पार्लियामेंटेरियंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कुछ को ये दुख है कि जनाब हम 40 साल से खिदमत कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपने बच्चे बैठा दिए ला के। तो ये रिजेंटमेंट तो है और काफ़ी ज़्यादा है ये। सर इस चीज़ को नवाज शरीफ साहब क्या खातिर में नहीं लाएंगे? वो नहीं लाएंगे, वो कहेंगे जिसने छोड़ के जाना चला जाए। वो उसके बाद यही इमरान खान भी कहेंगे, यही नवाज शरीफ भी कहेंगे, यही जरदारी साहब भी कहेंगे, यही सारे कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कहाँ जाएं। सही। सर वैसे अभी तो खैर मरियम साहिबा का ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने मरियम औरंगजेब ने कोई ट्वीट भी किया हुआ था, तो लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई कि फवाद चौधरी साहब ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया हुआ था और मरियम साहिबा ने भी आगे से रिप्लाई किया हुआ था। तो ये भी एक बड़ी कोई तब्दीली नहीं है? अब भाई लोटों की क्या तब्दीली होती है, ये पहले कितनी पार्टियों में रह चुका है बंदा, आप इसकी बात करें। मतलब वो वहां जाना चाहते उस ये कहीं पे भी जाना चाहेगा तहरीक इंसाफ के अलावा, कहीं पे भी इसको ले ही कोई नहीं रहा। ये इसके जो बस अब मैं क्या कहूँ, इसने जो अपना परसोना बना लिया, कोई इसको रखना ही नहीं चाहता। किसी को पालतू चाहिए तो रख ले, वरना तो नहीं रखना चाहता कोई आदमी। सर खबरें ये भी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ एक जमात की तरफ से बहुत कोई संगीन किस्म की मुहिम चलने जा रही है। सर ये कौन सी जमात है और क्या लगता है आपको कि वो मुतवक्किल नताइज हासिल कर लेगी? ये जमात आपकी हर दिल अजीज जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो ज़मान पाक के अंदर ये फैसला हुआ है कि जहाँ पे भी हमें रिलीफ नहीं मिलेगा हम उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। जैसे जनरल बाजवा ने हाथ छोड़ा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, चीफ इलेक्शन कमीशन उनकी बात नहीं मान रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, अदलिया के खिलाफ तो ये कई बारी मुहिम कर चुके हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है ना, ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। सर आपने 3 दिन पहले एक खबर दी थी कि दोस्त ममालिक की तरफ से बहुत जल्द डॉलर आने वाले हैं, लेकिन अब तो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो सिर्फ 4.5 अरब डॉलर रहते हैं। तो सर कौम के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? उसकी एक वजह यह है कि अभी हमने UAE के जो बैंक से उनका कर्जा था उसको हमने वापस किया, ठीक है ना। और अब जो है ज़र मुबादला आपके 1 महीने से भी कम रह गए, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसी महीने आप ज़र मुबादले के हवाले से बहुत अच्छी खबरें इंशाल्लाह सुनेंगी। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं पहले आउट नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि वो अलिफ और बे में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, कोई ये पहले आ जाए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बात गलत साबित हो। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इस महीने आपके हालात बेहतर होने वाले हैं इंशाल्लाह।
सर लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक ये कहते हैं कि IMF के साथ मुआहदे के बाद ही हम मदद कर सकते हैं। तो IMF के मावेश, साथ आपने मतलब- कल की खबरें फॉलो की कि कल IMF की चीफ ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खुद फ़ोन किया और शहबाज शरीफ ने उनको फ़ोन नहीं किया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया। और बाय द वे इसमें एक ब्रादर मुल्क का बड़ा रोल है इस सारी फ़ोन कॉल के पीछे। और तो ऑब्वियसली उन्होंने ये पूछने के लिए तो नहीं किया ना कि बच्चे को डेंगू हो गया था तो उसका क्या हाल है, या कोरोना हो गया था आपको तो उससे आप रिकवर कर लेकिन लिया राना कि साहब नहीं। की स्टेटमेंट आज थी। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना IMF देगा इंशाल्लाह, और वो बात उनकी सही है राना साहब की कि सारे लोग जो हैं वो रुके हुए आए, क्योंकि सारे लोग इस सिस्टम का जो यूनिवर्सल एक सिस्टम है उसका हिस्सा है ना। पंजाब में गंदम और आटे की जो कीमत है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, बल्कि कहत की सी सूरत हाल है। आज एक गरीब की जान भी गई, ज़ाहिर है भगदड़ मच गई, आटे की लाइन में वो खड़ा हुआ था। तो सर कौन जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल का? मैं तो वीडियो देखी, मेरा बड़ा दिल खराब हुआ। माविश, अगर इसमें मैं सच बोलूँ तो पाकिस्तान की जितनी हुकूमतें हैं ना वो सब इसकी जिम्मेदार हैं, और सब ने पाकिस्तान के जितने अमीर और करते धरते लोग हैं ना वो सब इसमें ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो इसमें ज़िम्मेदार है। हमने अभी भी पंजाब के अंदर 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, हमारे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, और किसान को हमने कभी इस मुल्क में कुछ नहीं दिया। किसान का सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल हुआ है इस मुल्क में, और यानी जिस चीज़ ने हमें बचाना है, जिस चीज़ ने हमें ज़िंदा रखना है वो अनाज है, और हम उसी के बैरी हुए हैं, उसी के दर पे हुए हैं। ना हमने पानी के ज़खायर बनाए हैं, ना हम किसान को कोई सहूलत दे रहे हैं। अब सो कॉल्ड इस गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एग्रीकल्चरल पैकेज किसान को दिया था, मुझे नहीं पता वो रोल आउट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मेरे तक तो इतला नहीं आई है। तो इस साल जो सैलाब आया है उसमें पूरी कपास उड़ गई, तो आपका वो भी डाउन हुआ। तो इसका एक और मतलब ये खतरनाक मतलब कि अगले साल बीज ही नहीं है किसान के पास कपास लगाने के लिए। तो ये तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट करने पड़ेंगे बीज वगैरह, और मुफ्त देने पड़ेंगे किसानों को, यानी ये पैसों से नहीं मुफ्त देने पड़ेंगे। DAP जो है उसको बहुत कम करना पड़ेगा, खाद की कीमत आपको फर्टिलाइज़र प्लांट और लगाने और कम कीमत पे खाद देनी पड़ेगी। आप अगर किसानों को सहूलतें नहीं देंगे तो हम सारे फाका करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इस मुआशी तबाही के बाद अवाम का रद्द-ए-अमल ना आना हैरान करने होगा। तो क्या इतना फजूल आदमी की बात पे मैं जवाब ही नहीं देना चाहता। सबको पता है वो कौन है, कहाँ से बोल रहा है और क्या बहू हो रही है। सर खबरें ये भी हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए काफ़ी इकदाम कर रही है। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जो जहांगीर खान तरीन को पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए रजामंद कर रहे हैं अभी भी, तो इस बात में कितनी सदाकत है? पीपल्स पार्टी बहुत साइलेंट ऑपरेटर है। पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक तकरीबन पूरा बलूचिस्तान अपनी साइड पे कर लिया, और जब भी अगला इलेक्शन होगा तो सिंध के अलावा बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी अब आने वाले दिनों में, और साउथ पंजाब पे वो बहुत काम कर रहे हैं। अहमद महमूद को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे क्लास फेलो भी हैं, तो मेरी दोस्ती भी उनसे। वो मुझे लगता है कि अब वो कन्विंस कर लेंगे जहांगीर तरीन को, अब वो उनकी रिश्तेदारी भी आपस में, कि जहांगीर तरीन अपने पूरे ग्रुप के साथ पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, और अगर वो ज्वाइन करते हैं, साथ में अलीम खान भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी पीपल्स पार्टी के लिए कि वो यहाँ पंजाब से एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स निकालने को तैयार बैठेगी फिर जब भी इलेक्शन होगा। और क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान में बाप के भी कई मेंबर्स हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल मुझे अगली हुकूमत PMLN की नहीं, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आती है। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा और इस क्लिप को संभाल के रखिएगा। अगर कल को इलेक्शन होता है और इसमें लेट्स से पीपल्स पार्टी की 100 सीटें आ जाती हैं, 110 सीटें आती हैं, और उसका मतलब है कि PTI की कोई 40 से 50 सीटें होंगी तकरीबन, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और PMLN की भी इतनी होंगी। तो आज आप लिख लें, यही तहरीक-ए-इंसाफ इसी पीपल्स पार्टी से इल्हाक करेगी और गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा जी, ये तहरीक-ए-इंसाफ का कोई दीन ईमान नहीं है।
बल्कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से पहले इमरान खान ने तो मलिक रियाज के थ्रू आसिफ जरदारी को अप्रोच किया था कि हमारे साथ मिल जाओ, इसको नाकाम कर दो, हम मिल जाते हैं और शरीफों को आउट कर देते हैं। ये तो उस लेवल, वो तो कॉल लीक हो गई थी, सबको पता चल गया, जो बाद में बेशर्मी से कहने लगे मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। सर दीन ईमान तो किसी भी पार्टी का नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे के सबसे बड़े कंपेटिटर्स थे, लेकिन आज देखें एक साथ। खैर सर, शेख साहब आजकल काफ़ी मुखबरियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 100 दिन सियासत में काफ़ी ज़्यादा अहम है, और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो तो टिकटॉकर हैं, वज़ीर ख़ारजा तो लगते ही नहीं। सर सियासतदानों को इस तरह के बयानात ज़ेब देते हैं। अब शेख साहब के मुतालिक मैं क्या कहूँ यार, आपको कुछ तो कहें, इतने बड़े। मेरा मतलब है कि कितने बड़े हैं, एक सीट वाले, एक सीट वाले कितने लोग इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, 3 सीटों वाले बैठे हुए हैं, ऐसी बात ना करें। दूसरी बात यह है कि शेख साहब ज़रा हिसाब देना कि उनकी आमदनी में इतना और असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया जब वो वज़ीर बने। जो अभी लिस्ट आई है उसमें उनका भी आया नाम, ठीक है ना, तो पहले उसका हिसाब दे दें। और बिलावल भुट्टो के ऊपर कुछ कहने से उनका कद छोटा होगा। बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी के चेयरमैन है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंड ही इज़ डूइंग अ डैम गुड जॉब। एंड बल्कि मुझे तो अपने होश में पहली बारी मैं एक फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा हूँ जो एक्चुअली लग रहा है फॉरेन मिनिस्टर, और जो पाकिस्तान का नैरेटिव जो है सही दे रहा है। तो उससे पहले मैंने देखा था खुर्शीद कसूरी साहब कर रहे थे, ये बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली काम कर रहे थे। शेख रशीद को तो शर्म आनी चाहिए कि उसके होते हुए फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जैसे थे, जिन्होंने अरब ममालिक से भी लड़ा दिया, रशिया से भी नाराज़ कर दिया, अमेरिका से भी नाराज़ कर दिया, चाइना को भी नाराज़ कर दिया। ये फॉरेन पॉलिसी थी उनकी। शेख रशीद खुद टिकटॉकर हैं, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ अपना वीडियोस के मैसेज भेज रहे होते हैं। बल्कि बताएं कि वो लास्ट जो एक वीडियो आई हुई है उनकी और रहीम शाह की, जो रहीम शाह उनको गुफ्तगू कर रही है, वो क्या लगती है उनकी, क्या लगती है कि जिस तरह से इस तरह से गुफ्तगू, और उस वक्त तो वफाकी वज़ीर थे। इन बातों में शर्म नहीं आती है? दूसरों का कद नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर है अपने कद को ऊपर करने की कोशिश करें। छोड़ दे, दूसरों को गिरा कर आप अपना कद नहीं बड़ा करते, आप अपने यानी काम से बड़ा करते हैं अपना कद। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मैं उनका नाम भूल गया। तुर्की। समझ रहे हो? हाँ, इंडिया की नाक थोड़ी ज़्यादा जहरीली होगी, पाकिस्तान की कम होगी। सीढ़ियों से गिरते हैं और नीचे उतरते हैं तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। रब्बा ने तुझको बनाने में पाकिस्तान और इंडिया से क्यों जोड़ रही हैं आप? एक्ट्रेसेस तो एक्ट्रेसेस होती हैं, इंडियन ड्रामाज में ड्रामा ज़्यादा होता है। मैं हूं आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। और आज मैंने भी एमपी थिएटर में देखा एक लड़का गिटार लेके बैठा हुआ है, और आई थॉट कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मैं भी हमारे चैनल पे गाना भी सुनाते हैं, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, माय नेम इज़ हारिस अली आसिफ एंड आई एम स्टडीइंग इन यूसीपी, और मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। बीबीए के स्टूडेंट हैं। मैंने देखे आप गिटार बजा रहे थे, अभी बड़ा अच्छा बजा रहे थे, तो आपको सिंगिंग का शौक़ है? जी बिल्कुल शौक़ है, इसलिए मैं बैठा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। आफ्टर क्लासेस हम लोग इधर बैठते हैं और हम जैम करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें इस चीज़ से। अच्छा, तो हारिस, मैं चाहती हूँ कि आप हमें भी कोई अच्छा सा गाना सुनाएं, तो आप सुनाएंगे? जी ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था।
सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। भाई मज़ा आया। हारिस, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जी मेरे फेवरेट सिंगर जो है अरिजीत सिंह, मुझे सबसे पसंद। अरिजीत सिंह अच्छे लगते हैं आपको? और अच्छा मुझे बताएं, आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं या फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं? दिस वन इज़ अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन खूबसूरती जहाँ भी हो अच्छी लगती है। कौन आपको पाकिस्तान में कौन ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं एक्ट्रेस जो हैं? जी पाकिस्तान में बहुत प्यारी प्यारी एक्ट्रेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं उनका नाम भूल गया। पाकिस्तानी हैं? या शी इज़ पाकिस्तानी, एनी कोई ऐसा नाम है उनका। आयज़ा? आयज़ा नहीं, आईना 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 आईना। अच्छा ओके हारिस, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा आपका गाना। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं अवैस, इनसे बात करते हैं। अवैस, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं इतनी रात को यूनिवर्सिटी में अकेले? सभी लेक्चर ख़त्म हुए, घर जा रहे हैं। अच्छा, बस घर और यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी से सीधा घर जाते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा अवैस, मुझे बताएं आपको टीवी एक्ट्रेसेस कौन सी अच्छी लगती हैं, पाकिस्तानी या फिर इंडियंस? तुर्की। समझ रहे हो? टर्किश अच्छी लगती हैं? पाकिस्तानी सजल अली अच्छी लगती हैं, बस इतना खास नहीं, लेकिन तुर्की ज़्यादा अच्छी लगती है। टर्किश ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये अच्छा, आपने कभी इंडियन ड्रामे देखे? हाँ, ज़िंदगी में देखे, वो भी पूरा। लेकिन कौन सा? ये था मेरी आशिकी तुमसे। हाँ। तो उसमें क्या था, मतलब कितने टाइम तक वो ड्रामा चलता रहा? उनके एपिसोड्स भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 102 साल तक चला है और मैंने भी देखा है पूरा, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं है। उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? नहीं, फजूल ही है, कभी इंसान होते तो कभी सांप, कोई इशू नहीं है उनका, कोई समझ नहीं आती। और हमारा आपने देखा होगा कि इंडियंस का ड्रामा बना था नागिन, और एक पाकिस्तानियों ने बनाया था नागिन, ठीक है? तो उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इंडिया की नाक थोड़ी ज़्यादा जहरीली होंगी, पाकिस्तान की कम होंगी। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी एक्टिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आई गेस कि इंडिया वाला जो नागिन था वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। पाकिस्तानियों वाला जो नागिन था वो लाइक उसमें उनको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, वो तो थोड़ा अजीब से। इंडियन की एक्टिंग तो कोई एक्टिंग ही नहीं होती मेरे ख्याल से, तो उनका तो बस रोना धोना और कुछ नहीं है। पता नहीं वो सास बहू के लड़ाई होती है, कभी सब्ज़ी अच्छी क्यों नहीं बनी तो कभी खाना क्यों नहीं अच्छा बना। वो तो बस एक वो घर में जो अम्मी है, वो अम्मी होती है ना खास, वही देखते हैं, अदरवाइज। साथ क्या करते हैं आप? 7th सेमेस्टर BBA कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस करेंगे आगे? उम्मीद तो यही है, बस बाकी देखते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कौन सी टीवी एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं, इंडियंस या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तानी, क्यों इंडियंस क्यों नहीं अच्छे लगते? ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करते। गजब बेइज्जती है। अच्छा, ओवर एक्टिंग उनकी किस तरह की होती? जैसे स्टार प्लस के ड्रामों में होती है, देखा ही होगा आपने, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। वो सीढ़ियों से गिरते हैं और नीचे उतरते हैं तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ऐसा कुछ चलता रहता है। अच्छा, और पाकिस्तान में आपको कौन सी एक्ट्रेस जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, जो ज़्यादा आपको अच्छी लगती है? वैसे मुझे तो बस वही अच्छी लगती है, बस है। ऐसे में बड़ा सख्त लौट हूँ। अच्छा, आपको अपने वाली ही अच्छी लगती है, उनके सामने आपको टीवी एक्ट्रेसेस भी अच्छी नहीं लगते हैं इतने? कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी आजकल वो जो स्कैंडल चल रहा है उसका, सजल का, और 2-3 और एक्ट्रेसेस हैं, महविश हैं और कुबरा हैं और आई गेस माहिरा हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं उस स्कैंडल के बारे में? उनका पता नहीं, इस मुल्क में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है, कोई किसी के साथ, ऐसे रूमर्स बस फैलाते रहते हैं फेम के नाम पे और कुछ भी नहीं। ओके, तो आपका कहना है कि ये बिल्कुल रूमर्स हैं, कोई सच बात नहीं है? मोस्टली बस दुआ करेंगे भाभी मान जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दुआ करें भाभी मान जाए। चलें ठीक है, हम भी तुम्हारी दुआ करते हैं कि हमारी भाभी जो है वो मान जाए। UCP में आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है और आपकी स्टडी किससे रिलेटेड है? UCP में यार दोनों एक्सपीरियंसेस जो है ना वो अच्छे ही चल रहे हैं, स्टडी भी और जो है ना फ़न रिलेटेड भी। यहाँ पे सिंगिंग वगैरह भी आप सुन ही रहे थे, तो सब कुछ। आपको आती है सिंगिंग? हाँ, मुझे आती है थोड़ी बहुत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप गाएंगे विदाउट गिटार? हाँ, गा लूँगा। तो प्लीज़ गाएं। मुझको
इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी हैं हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ। केसरिया थे सॉरी इसने स्केल में इट्स ओके, आपने बहुत अच्छा गाया विदाउट गिटार भी विदाउट गिटार भी बहुत अच्छा इन्होंने गाया है। अच्छा, क्या नाम था आपका? कामरान। हाँ कामरान, मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन है? पाकिस्तान से हैं या फिर आपको इंडियन एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं? यार एक्ट्रेसेस को पाकिस्तान और इंडिया से क्यों जोड़ रही हैं आप? एक्ट्रेसेस तो एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको कोई ज़रूरत थोड़ी है कि पाकिस्तान से रिलेटेड हो। बहरहाल मोस्टली जो हैं वो इंडियन फिल्में देखते हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स या फिर इंडियन ड्रामा सीरियल्स, इनमें ड्रामा किस में ज़्यादा होता है? ये तो सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ऑब्वियसली इंडियन ड्रामाज में ड्रामा ज़्यादा होता है, एक्टिंग कम होती है वहाँ पर। बाकी क्वालिटी कंटेंट जो है वो पाकिस्तानी ड्रामास में होता है ऑब्वियसली। हमारे साथ एक लॉ के स्टूडेंट है, इनसे बात करते हैं। कोट भी पहना हुआ है, चलें ब्लैक नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैस। अवैस, लॉ कर रहे हैं आप, यहाँ से कैसा जा रहा है? ज़बरदस्त जा रहा है जी, अच्छा है। बाकी यूनिवर्सिटी से अच्छा जो है इनका डिपार्टमेंट है लॉ का, तो अभी पढ़ भी रहे हैं तो काफ़ी अच्छा, फिर ज़बरदस्त। प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ या फिर अभी बस थियोरेटिकल स्टडी कर रहे हैं? प्रैक्टिस अभी ऑफिशियली तौर पे तो नहीं की, वैसे 2-3 माह के लिए कुछ इंटर्नशिप गए थे और कुछ कोर्स विज़िट हुए हैं। बाकी अभी ऑफिशियली तौर पे डिग्री के बाद ही फिर प्रैक्टिस। और उम्मीद है कि इस व्लॉग के बाद ही हमारे दोस्त बन जाएंगे और फिर हम लोग इनको किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताइएगा, ड्रामास तो आप देखते होंगे? जी ज़रूर देखता हूँ, कब ज़्यादा नहीं देखता लेकिन देखे हुए हैं। इंडियंस देखते हैं या फिर पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं? ड्रामास जो है ना वो मुझे पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास जो है ना वो काफ़ी इंडियन ड्रामास की निस्बत जो है ना अच्छे हैं, और मतलब एक्टिंग अच्छी होती है उनकी। और दूसरे नंबर पे जो है मतलब वो एक हमारी सोसाइटी में वो रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो इस वजह से तो मुझे वो अच्छे लगते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। मूवीज़ पहले तो इंडियन बहुत अच्छी मूवीज़ लगती थी, लेकिन आजकल जो है ना 1-2 मूवी पाकिस्तान की भी अच्छी आई है, देखी है, वो काफ़ी इंटरटेन हुआ उससे। तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो मूवीज़ जो है ना वो इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान मूवीज़ से अच्छी हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता है, इफेक्ट्स अच्छे होते हैं उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो वो इसलिए पाकिस्तानी मूवीज़ से अच्छी। ड्रामाज में देखा जाए ना तो एक्टिंग मेरे ख्याल से दोनों की अच्छी होती है। बाकी फिर एक जो है मूवी के लिए या ड्रामा के लिए एक्टिंग भी काफ़ी नहीं होती, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक पूरे ड्रामे को कंप्लीट करती हैं। तो एक्टिंग जो है वो पाकिस्तानी अच्छी एक्टिंग है और ड्रामास पाकिस्तान के अच्छे हैं। अगर इंडियन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो उनकी भी एक्टिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन उनमें आपको नहीं लगता कि थोड़ी ओवर एक्टिंग होती है, लाइक सीढ़ियों से गिर गई या फिर इस तरह की एक्टिंग जो स्टार प्लस के ड्रामाज में होती है? हाँ जी, वो इंडियन जो ड्रामाज है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग होती है। एक से जो है ना वो टून चलती रहती है और वो रुक के दिखाना और वो सारी चीज़ें। ओके, अवैस, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा ही लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, आपने देखा है कि आज हम लोगों ने यहाँ पे बात की है कि 2 लड़कों ने तो हमें बहुत अच्छे गाने भी सुनाए हैं। उम्मीद है कि आपको सॉन्ग्स भी अच्छे लगे होंगे। उसके अलावा हमने बात की है कि इनको इंडियन एक्ट्रेसेस अच्छे लगते हैं या फिर पाकिस्तानी, और सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं, सब ने अपने व्यूज़ बताए कि उनको कौन अच्छा लगता है कौन नहीं। और आप भी अपने राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। चौंकी इंचार्ज ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅब्बास अली। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। अब्बास अली, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं ये कह भी नहीं सकता, मेरा ज़मीर भी गवारा नहीं करता जो अल्फाज तुमने कहे हैं। कदों बच्ची ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। मैं ਹੁਣ थाने बैठा जब मैं पासे ਹੁੰਦਾ मैं ਕੀ पता बच्चे ਨੂੰ खत्म कर ਦਿੰਦਾ। खुदा को अल्लाह के खौफ से डर जाओ, कोई बुरे वक्त से डर जाओ। कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस,
एक रुपए के ऊपर बिकने वाली पंजाब पुलिस इस वक्त इस बच्ची को इंसाफ दे सकती है क्या? नाज़रीन, कल रात जंसला आया तो लोगों की ज़ुबानों में कलमा तैयबा का विरद था, लोगों के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने शुरू हो गए। लेकिन आज सुबह एक बार फिर जब मैं यहाँ पर आया हूँ, ये छोटी सी बच्ची के हाथों में FIR है। खुदा जानता है मेरा दिल तड़प के रह गया, मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि 5 माह कबल इस बच्ची के साथ ज़्यादती होती है और ज़्यादती होने के बाद ये शख्स इस बच्ची का वालिद है। कौन सा ऐसा कानूनी दरवाज़ा, कौन सा ऐसा कानूनी रास्ता जो इस शख्स ने इख्तियार नहीं किया, लेकिन इंसाफ है कि शायद नहीं मिल सकता। ये छोटी सी बच्ची है, ये FIR देख सकते हैं, ये फट चुकी है। थाना मुस्तफ़ाबाद है, ASI मोहम्मद अरशद है। वो कोई खुदा का खौफ करो अरशद, क्या तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें बेटियां नहीं दी? क्या तुम्हारे पास बहनें नहीं हैं? कोई अल्लाह के खौफ से डर जाओ। ये जंजले क्यों आ रहे हैं आजकल? हम बर्बाद हो चुके हैं। वो खुदारा कोई कानून नाफिज कर दीजिए, वो कुछ तो इंसाफ दे दीजिए। ये छोटी सी मासूम बच्ची, एक तो ज्यादती हुई, ऊपर से ये बच्ची इस तरह FIR पकड़ के खड़ी है। अल्लाह का अजाब ना है तो फिर और क्या होगा? इसी के वालिद से बात करते हैं और पूछते हैं क्या तफसीलात है। ये सारा अजाब, ये सारी मुसीबत, ये जो दुनिया तबाह हो गई है उसकी, ये हुआ कैसे? तो क्या हाल है तुम्हारा, क्या मामला हुआ ये सारा? सर जी मेरा मामला है, मेरी बच्ची निक्की जी इनू लैके गए आ बाहर, वो मुंडे ने इहदे नाल जबरदस्ती की। मैं आदे कज़न नूं कीता फोन, मैं जिया ने आख्या इस तरह बच्ची नाल होया है, तो मैं क्या तू इनू ना, मैं मुंडे नूं फोन करदा, वो लैके ललियानी लिया वे दा, ते मैं ललियानी लिजावां दा। ललियानी मैं गया चल जाके मैं उत्थे किंदा नाली जालियां कोले, उन्होंने आख्या बच्ची नाल इस तरह जांच हुई। मैं थाने गया, थाने वाले ने हॉस्पिटल लैके गया बच्ची नूं? नहीं, उत्थे किंदा ना साडे नाल लियानी हैगा एक दायरा आ, उहदे च लैके गया, तो फिर ये पुलिस वाले हस्पताल बच्ची नूं लैके गए आ, मैडिकल करवाया है। उस तो बाद उन्होंने एक मैडिकल किया करके, तो सानू इन्होंने लाहौर DNA भी करवाए बच्ची दे, सारा कुछ बच्ची का ओके आ रहा है। तो फिर इन्होंने मेरे तो प्रैशर पा के इन्होंने मेरे तो उतो सैन करवाए, अंगूठे लवाए मेरे तो। इन्होंने आख्या बच्चा नहीं जा सकता, बच्चा 8 साल का बच्चा, वो नहीं जा सकता, बच्चा तू किवें खिला देंदा? असी बच्चे कदों बच्ची कहन रही सी मेरे नाल इजाजती फलाने मुंडे ने किया, बच्चे का नाम लै रही है, तो होर के बच्चे का क्यों नहीं नाम लै रही? कदों किसी ने की है तो उनका ही नाम आना, और किसी का नाम आ सकता? एडी बच्ची नूं चलो। अच्छा, वो बच्चा कौन सी, किस तरीके नाल सारा वाकया हो गया? बच्चा ये है मेरे चाचे का बेटा है। अच्छा। ते मैं तो नौकरी ते हुन्ना, मैं तो कभी घर नहीं रहिंदा, मैं हफ्ते बाद जाना हुन्ना बच्चों कोले। उस तरह मेरा खालू रोज़ जाता सी, ते मैं हफ्ते बाद घर जाना। घर ये मैनू नहीं पता इन्होंने मेरे ते केड़ा जुल्म करना सी, किवें इन्होंने मेरे ते अगे भी इन्होंने मेरे गल पाए आ मेरे घर। तू मैनू यह दस कि पुलिस ने तेरे नाल की कीता हुण तक? जदों ये सारा मामला हो गया, तू थाने गया, FIR हो गई है, हुण पुलिस की कहंदी है तैनूं? पुलिस वाले आंदे हुण जो करना उत्थे कचहरी होना है, जो करना कचहरी जज ने फैसला करना है। तो मुंडे नूं फड़ लिया वैसे पुलिस ने? कदों इस मुंडे नूं फड़ के लिआए रात 12 बजे, सानू इन्होंने कमरे च तिन्नां नूं बंद कीते रखिया। यानी कि वो जिहड़ा मुलजम है जिन्ने इस बच्ची नाल ज्यादती कीती मुबैना तौर ते, उदों ते तैनूं ते तेरी बेटी नूं इकट्ठे कमरे च बंद करता? हाँ जी, इकट्ठे उत्थे कमरे च भाई रखिया सानू तिन्नां नूं। अच्छा। मैं उन्हां दा मिंतरला कीता, सर जी मैं जाके ना किसी दे ना नौकरी लगा, मैं उन्हां नाल कोई कम करना है ते मैनूं जान दिओ। आंदे मैं 3 बजे पूछा, उन्होंने आख्या नहीं तू हले खलोइया। मैं असी उत्थे बैठे रहे किन्ना चेर, फिर मैं 4 बजे मैं क्या सर जी मैनूं जान दिओ, तुहाडी मेहरबानी। उन्होंने फिर मैनूं जान दिता। फिर उन्होंने आख्या तू 10 बजे इत्थे होना, मैं 10 बजे आया। उन्होंने फिर मैनूं सारी दिहाड़ी उत्थे बंद सानू तिन्नां नूं उत्थे रखिया। क्यों हवालात विच बच्चे नूं इन्होंने नहीं रखिया? इन्होंने आख्या हवालात विच असीं नहीं रख सकते बच्चे नूं। बच्चे दी FIR भी इन्होंने कट के तां भी इन्होंने साडे नाल रखिया। बच्चे नूं इन्होंने चपेड़ तिक्कर नहीं मारिया। देखो मैंने चलो जे उनका जुल्म हुंदा उन्हें चपेड़ तां। जदों ते वो बच्चा तैनूं पता है उन्हें ज्यादती कीती तेरी बेटी ने, जदों तेरे नाल बैठा रहा, तेरे दिल च की उस टाइम आ रहा सी? मेरे दिल विच ये आ रहा सी बच्चा मेरी अखां तो दूर हो जाए, मैं इनू मार देवां। इसे वक्त मैं हुण थाने बैठा, जां मैं पासे हुंदा मैं की पता बच्चे नूं खत्म कर दिंदा।
किस तरह इन्हें मेरी बच्ची नाल जुल्म किया। मेरी बच्ची ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ नहीं जा सकता, जेल वाले ने लेना नहीं। अच्छा ये बताओ कि किस शख्स ने जो चौकी इंचार्ज है या SHO है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ किया और उनके नाम क्या हैं? चौकी इंचार्ज का नाम है अब्बास अली। अच्छा उन्हें ये आख्या सी दे चो की कढ़ना तू छड़ दे। मैं क्या सर जी मैनू इंसाफ दे दो तो मैं अज छड़ देना। मैनू आंदा वो बच्चे की पहला वेखो उम्र हैगी इन्नी, जेल वाले लै लैन दे। मैं क्या तुसीं ये तो वेख सकते ना, सारा तुहाडे अगे अखां दे अगे नतीजा आ गया है, बच्ची नाल जास्ती हुई है ते तुसीं फिर हुण मैनू इंसाफ लैके दिओ। चौकी इंचार्ज दा अब्बास अली। अब्बास अली ते SHO ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? SHO ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਪਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ SHO ਤੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ पेश होया मीडिया वालियां विच। अब्बास अली मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं ये कह भी नहीं सकता, मेरा ज़मीर भी गवारा नहीं करता जो अल्फाज तुमने कहे हैं, लेकिन क्या जिसके बच्ची के साथ ऐसा जुल्म हो उसी को बंदा कहे कि भाई तुम्हारी बच्ची के साथ जिसने ये जुल्म किया है तुम उसकी उम्र तो देखो, क्या वो थाने या जेल जा भी सकता है? वो खुदा को अल्लाह के खौफ से डर जाओ, कोई बुरे वक्त से डर जाओ। ये लाजमी नहीं है कि ये बुरा वक्त इसी पे आ सकता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला तमाम बहनों बेटियों की इज्जत महफूज फरमाए, लेकिन अल्लाह से डर जाओ यार। अच्छा हुण तू की चाहना है? पुलिस वाले तेरे नाल की ज्यादती कर रहे हैं ते हुण तू चाहना की है? मैं ना मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। ये शख्स आखिरकार मीडिया के पास आया और इंसाफ के लिए ये हमारे से और क्या चाहता है? हम इसकी आवाज़ बन सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आप अरबों करोड़ों रुपए का फंड भी इस वक्त पंजाब पुलिस पे लगा दें, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? जब तक इस तरह के जुल्म में जब पुलिस साथ देगी तो यकीनी तौर पर अल्लाह का भी अजाब नाजिल होगा। इस वक्त पाकिस्तान का जो बुरा हाल हो चुका है, वो खुदा का खौफ करे। पंजाब पुलिस इस वक्त जो ज़ीरो टॉलरेंस कहती है कि जो हम बच्चों के ऊपर होने वाली ज़्यादती या बच्चियों के साथ होने वाली ज़्यादती है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। कहाँ की ज़ीरो टॉलरेंस? एक रुपये के ऊपर बिकने वाली पंजाब पुलिस इस वक्त इस बच्ची को इंसाफ दे सकती है क्या? वो खुदा का खौफ करे, अल्लाह से डर जाए। इस वक्त ये मैं यानी कि समझ नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब कौन सा ऐसा घर है जिसमें ऐसी बच्चियाँ नहीं होती? कौन सा ऐसा दिल, सख्त पत्थर दिल है जो फटता नहीं है ऐसी बच्चियों के साथ जब ऐसा सलूक होता है? और उसके साथ जुल्म ये कि इसी के साथ इसकी बेटी मौजूद है और मुलजिम को इन्हीं को इसी के साथ एक कमरे में बिठा दिया। क्या इंसाफ है? क्या पुलिस है? 21वीं सदी कौन सी सदी को आ गई? कहाँ दुनिया चली गई? और पंजाब पुलिस इस वक्त वही पुराना दौर, वही पुलिस, वही कल्चर, वही थाना। तो खुदारा को खौफ करें, अल्लाह से डर जाएं। मेरे पास खुदा जानता है कि मेरे दिल में जितनी तकलीफ़ है मैं इस चीज़ को अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम करे। आप लोगों को तो शर्म आनी नहीं है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी TV।